अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर अकेडमी पर। और हम सबक नंबर बाब नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कल हमने इस सबक की शुरुआत की थी, और एनाटॉमी क्या होती है। तो हमने कहा था कि जो एनाटॉमी होती है, जब हम जानदारों के अंदरून में अंदरूनी शक्लों की और अंदरूनी फंक्शंस की, कामों की स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो हम यहाँ पर इल्म तशरीह यानी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास तो हमने बेसिक कंसेप्ट हम बार बार पढ़ रहे हैं कि खलिए होते हैं, खलिए से बाफ्तें बनती है, बाफ्तों से अजू बनते हैं, और अजूओं से बहुत सारा अजूई निज़ाम बनता है। फिर ये अजूई निज़ाम है तो अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें मुख्तलिफ होती है। तो कुछ अजूई निज़ाम होते हैं जिसमें मुशाबिहत होती है, कुछ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इख्तलाफ या वेरिएशन या तगय्युरात देखने को मिलेगा। फिर हमने कहा था कि ये क्यों होता है। तो हमने कहा था कि जो जानदार होते हैं उनको अपने माहौल के अंदर जिंदगी गुजारना होता है, इसलिए वो अपने अंदर इस तरह की तब्दीलियां लाते हैं, जिसकी वजह से हमको वेरिएशन, इख्तलाफात देखने को मिलते हैं, और मुतशाबिहात या हमको उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, मुशाबिहत देखने को मिलती है या यकसानियत देखने को मिलती है। फिर हमने बाफ्तों की बात की थी। हमने कहा कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर दो तरह की मेन बाफ्त है, एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरी है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने तीन टाइप देखे थे, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट में हमने दो टाइप देखे थे, जिसको हमने सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहा था। सिंपल परमानेंट में हमने तीन टाइप की बात की थी, पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, सेलेरेन्काइमा और जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कल हमने इनके फंक्शंस भी देखे। इनको सिंपल क्यों कहते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। इनको सिंपल इसलिए कहते हैं कि इन सब के शेप एक जैसे होते हैं, इनके काम एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके शेप मुख्तलिफ होते हैं, इनके काम मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इनको दो हिस्सों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर कल हमने मेरिस्टेमेटिक बाफ्तों की बात की थी। हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक बाफ्त या मेरिस्टेमेटिक खलिए वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यूअसली वो तकसीम होते रहते हैं। मतलब ये कि जो प्लांट के अंदर हमको नमू देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, उसका बड़ा रीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। फिर हमने उसी में इंटर कैलरी की बात की थी। फिर हमने कुछ कहा था कि जो अपाइकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, दोनों भी प्राइमरी मेरिस्टेम का रोल प्ले करते हैं। फिर हमने उसी में जो पीछे रह जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बर्ड, जो आगे चल के शूट बनाएंगे या आगे चलकर वो ब्रांचेस बनाएंगे, शाख बनाएंगे, आगे चल के वो फूल बनाएंगे। फिर इसी तरह से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू की बात की तो हमने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्राइमरी, जैसा जैसा उनकी लाइफ आगे बढ़ती है और उनके अंदर जब खलवी तकसीम होना बंद हो जाती है, जब उनके अंदर तकसीम या माइटोसिस का जो अमल होता है वो जब बंद हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं। और उनकी हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े थे आगे चल के, कि अगर हम बात करते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, तो अपाइकल मेरिस्टेम में हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें से एक था डर्मल बाफ, दूसरा था ग्राउंड बाफ और तीसरा था वेस्क्यूलर बाफ। ये तीन तरह की बाफ हमने यहाँ पढ़े थे। और इसी तरह से जो सानवी मेरिस्टेम है उसमें हमने फेसिकुलर, वेस्टिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की बात किए थे। फिर उसी तरह से हमने जो पुख्ता बाफ है, परमानेंट टिश्यू है, उनकी स्ट्रक्चर्स की बात किए थे। उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा की बात की। फिर उसके बाद हमने उनके स्ट्रक्चर्स के तीनों के भी सेलेरेन्काइमा के स्ट्रक्चर्स की भी बात किए थे। इनके अंदर कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसा इसमें यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियात की बात किए थे। फिर इनके अंदर कौन सा सब्सटेंस मौजूद होता है, कौन से बायोमोलिक्यूल मौजूद होते हैं। जैसा हमने कहा था कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। फिर हमने एक जगह पढ़ा कि यहाँ पर लिग्निन मटेरियल, एक जगह हमने पढ़ा कि इनके पास क्या होता है, एक जगह हमने पढ़ा हुआ कि यहाँ पर इनके पास एक और
मटेरियल होता है जो इनके साथ में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस लिग्निन की तरह हमने पढ़ा था रेजिन, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने कॉम्प्लेक्स बॉक्स की बात की जिसमें जाइलम फ्लोएम, फिर इनको बनाने वाले अलग अलग टिश्यूज की बात किए थे, उनके शेप को देखा था। फिर उसके बाद बुनियादी जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने एक्सार्क कंडीशन और इंडार्क कंडीशन की बात किए थे। ये एक्सार्क और इंडार्क कंडीशन जो थी वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये जो बनाने वाले सेल हैं उनकी बुनियाद पे हमने बात किए थे। तो जो प्राइमरी जाइलम होती है उसमें दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक को प्रोटोजाइलम और दूसरे को मेटाजाइलम कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने दूसरे जो फ्लोएम है, फ्लोएम को बनाने वाले टिश्यूज की बात किए थे। और उसके बाद कल आखिर में की कंपेनियन सेल जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, जाइलम टिश्यूज के अंदर हमने कहा कि कौन कौन होता है, उनमें होता है सी ट्यूब्स, हमने कहा सी ट्यूब्स होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, कंपेनियन सेल होती है। तो हमने एक बात यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो सी ट्यूब्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, किसके पास होता है, कंपेनियन सेल। तो हर सी ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होता है और वो कंपेनियन सेल उस सी ट्यूब के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा क्योंकि सी ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इस तरह से फिर हमने लास्ट में यहाँ पर बात किए थे और बहुत सारे स्ट्रक्चर के बाद हमने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इनमें एक जंक्शन होता है जो इनके दरमियान बाहमी रब्त के लिए जिम्मेदार होता है जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा कहा था, ठीक है। तो ये कल का हमारा समरी था जो हमने कल पूरे लेक्चर में देखा था। नाउ आज हम उससे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे रात में इसका स्टडी भी किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ने की कोशिश किया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा आज आपके पास वक्त रहेगा, उसको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं बाफ्ती निजाम या टिश्यू सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, द टिश्यू सिस्टम या हम कह रहे हैं बाफ्त का निजाम। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने मुख्तलिफ खलियों की मौजूदगी और उनकी बिना पर बनने वाली बाफ्त और उन बाफ्तों की क्या देखा हमने, अक़साम। तो इससे हमको समझ में आया कि बहुत सारी अलग अलग अक़साम है। फिर एक बात और हमको समझना पड़ेगा कि ये पौधे के अंदर क्या करते हैं। तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब हमने इनके साख्तों की बात की तो इसका मतलब हम इनकी जब साख्त समझ रहे थे तो इनकी साख्त के साथ हम इनके काम समझ रहे थे। इसका मतलब है कि इनकी साख्त और इनका फेल का जो इन्हिसार है वो इस बात पर है कि ये पौधे के किस हिस्से में मौजूद होते हैं। तो पौधे की किस जगह पर ये मौजूद है उसकी बुनियाद पर हम ये बात करेंगे कि वो क्या फंक्शन वहां पर अंजाम देंगे। अब पौधों के अंदर तीन तरह के बाफ्ती निजाम मौजूद होते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है एपिडर्मल बाफ्ती निजाम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है बुनियादी या ग्राउंड या उसको क्या बोला जा रहा है, बुनियादी बाफ्ती निजाम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम है वो है वोआई या वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम। तो तीन तरह के यहाँ पर क्या है, टिश्यू सिस्टम है जिनकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल बाफ्ती निजाम। नाउ मेनली एपिडर्मल, एपी का मतलब होता है बाहर वाला, एक्सटर्नल साइड की यहाँ बात हो रही है। तो एपिडर्मल जो बाफ्ती निजाम होते हैं ये पौधे के सबसे बाहरी गिलाफ बनाते हैं। कहां पर होते हैं ये, एक्सटर्नल साइड में, बाहर की साइड में। और ये जो एपिडर्मल खलिए हैं, ये एपिडर्मल खलिए स्टोमेटा, अब ये स्टोमेटा क्या है हम आगे पढ़ेंगे इसको। स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेज, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेज जैसे ट्राइकोजोम, किसके ऊपर,
ट्राइकोसोम पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब कि जो एपिडर्मल बाफी निजाम है इसमें दो चीजें हैं, एक है स्ट्रोमेटा और एक है एपिडर्मल अपेंडेज, जिसको क्या बोला जा रहा है, ट्राइकोसोम कहा जा रहा है। उनके जरिए ये बना हुआ होता है। एपिडर्मिस जो होती है, इस एपिडर्मिस में प्राइमरी जो पौधे होते हैं उसकी जिस्म से सबसे बाहरी परत में ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसको हम ग्रीन कलर, जो नया पौधा उगता है तो हम उसको देखते हैं, उसकी जो बाहर की ग्रीन कलर की जो लेयर हमको दिखाई दे रही है वो किससे बनी है, एपिडर्मिस से। फिर ये सेल ये लंबे और एक दूसरे के करीब और मुसलसिल खलियों की क्या होती है, इनकी परत बनी हुई होती है। ये उमूमन गहरी होती है मतलब डीप होगी या डेंस होगी। एपिडर्मल खलिये पैरन कायमा के होते हैं। कल भी हमने कहा था कि जो पैरन कायमा है, हमने कहा था कि तीन तरह के टिश्यूज है सिंपल, उनमें पैरन कायमा, सिलरन कायमा और कोलन कायमा। तो यहाँ जो पैरन कायमा है यानी जिनका शेप जो होता है वो हेक्सागोनल शेप होता है, उन हेक्सागोनल शेप से एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू हमारे पास बन रहे, वो कौन है, एपिडर्मल खलिये बन रहे हैं। इनमें क्या होती है, इनमें अंदरूनी दीवारों पर साइटोप्लाज्म की क्या होती है, पतली परत मौजूद होती है। इसका मतलब अगर इनके पास साइटोप्लाज्म है तो ये जिंदा है। और बीच में क्या होता है, बीच में इनके पास होता है बड़ा वैक्यूल। तो कल भी हमने कहा था कि वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है ज्यादा से ज्यादा ग़िज़ा को अपने अंदर क्या करके रखना है, जमा करके रखना है। नाउ इनकी जो बाहरी सतह है वो उमूमन मोटे क्यूटिकल के गिलाफ से क्या होती है, ढकी होती है। अब इसके बाहर भी अगर किसी सतह की बात करें तो वहां पर क्यूटिकल लेयर होती है यानी टफ कवरिंग होती है, वो वहां पर मौजूद होती है, जो क्या करती है, जो पानी के नुकसान को रोकती है। यानी खलिये को क्या करती है, वो खलिये की क्या करती है, हिफाजत करती है पानी से। फिर जड़ों में ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो जड़ होती है यानी ये जड़ों में ये वाला एरिया या ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होगा। स्ट्रोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद होती है। स्ट्रोमेटा कहाँ पर होती है, जो हमने पहले पार्ट का बात की कि स्ट्रोमेटा और ट्राइकोसोम यानी कौन, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ये मिलके क्या बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इसमें जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा कहां पर होती है, तो जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उस लीफ के अंदर यहां पर इस तरह से यहां पर क्या होती है, स्टोमेटा। ठीक है, तो यहां पर वही बात कर रहे हो कि जो स्टोमेटा है ये पत्तियों की कहां पर होती है, एपिडर्मिस में होती है, उसकी जो बाहर होती है। और ये ट्रांसपीरेशन, कौन से वाले, ट्रांसपीरेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है श्रियान, और गैस के आमद और रफ्त को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसका मतलब जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा का काम, जिस तरह से हमारे घर के अंदर खिड़की है, हमारे घर के अंदर जिस तरह से खिड़की है या डक्ट होती है जिससे हवा आते जाते रहती है, इसी तरह से प्लांट के जो पत्ते हैं, जो लीफ है, उनके अंदर हवा का आना जाना और साथ ही साथ, क्योंकि सूरज की रोशनी के दौरान, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में टेम्परेचर को मेंटेन करना है, दर्जे हरारत को मेंटेन करना है, तो जो वाटर जाएगा वो वाटर को बॉडी से जाने देना है या निकलने देना है, उस अमल को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो उस पर भी कौन काम करता है, स्ट्रोमेटा काम करता है। तो स्ट्रोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और वो कौन सा है, ट्रांसपीरेशन, जो कहां पर होता है, पत्तों की एपिडर्मल लेयर के अंदर। हर स्ट्रोमेटा कैसा होता है, तो हर स्ट्रोमेटा में दो बीन यानी बीन शेप की, मतलब दो दालों की तरह की क्या होती है, साख के दो खलिये होते हैं, जिन्हें गार्ड खलिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, गार्ड, गार्ड सेल। नॉर्मली हम कहते हैं ना हमारे गेट के ऊपर गार्ड होता है, तो उसी तरह की ये सेल होते हैं, गार्ड सेल। क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके इनके जिम्मे होता है, वो जैसे ही बंद हो जाएंगे, यानी वो दो खलिये हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो अब पानी बाहर नहीं जा सकता। जब वो ओपन होंगे तो पानी बाहर जाएगा। तो वो अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे कि पानी बाहर कितना जाएगा, यानी ट्रांसपीरेशन का जो रेट है वो डिसाइड करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा खुल गया तो पानी बहुत लॉस होगा। तो ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन किसके जरिए होता है, गार्ड खलिये के जरिए होता है। ठीक है, यहां पर बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट है, सब लोग जाग रहे हैं। नो देखिए, यहां पर ये स्ट्रोमेटा की साफ्ट है,
ठीक है ना। ये जो खलिए होते हैं यानी फर्न की अगर बात करें, घास की अगर बात करें या झाड़ियों की अगर बात करें, तो घास में ये जो गाढ़ खलिए होते हैं ये डम्बेल शेप के होते हैं। डम्बेल शेप मतलब वो जो हम एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहा जाता है डम्बेल। तो इस तरह का डम्बेल होता है नॉर्मली, तो वो इस तरह का शेप होगा। ठीक है, तो डम्बेल शेप के क्या होते हैं इनकी जो बाहरी दीवार है वो पतली, और अंदरूनी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी। यानी अगर इनके बाहर वाला स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, यानी बाहर की जो दीवार है। लेकिन अंदरून की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मजबूत होती है। फिर इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और स्टोमेटा के दहन को खोलने और बंद होने को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। वो क्या है कि ये जो स्टोमेटा का ये जो माउथ है, इस माउथ के खुलने और इस माउथ के बंद होने के लिए जिम्मेदारी क्लोरोप्लास्ट है। अभी कैसा करते हैं, तो इसको आगे हम चल के पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये जो गार्ड सेल है इनमें क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी, उसकी वजह से ये फूलेंगे उसके, तो इस तरह से हम पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको आगे हम समझेंगे। फिर बसा औकात, कुछ वक़्त में ऐसा होता है कि गार्ड खलियों के अतराफ वाले खलिए अपनी साख्त और साइज को जरूरत और क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। इनको कहा जाता है सब्सिडरी खलिए। क्या कहा जाता है इनको, सब्सिडरी खलिए कहते हैं। तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा का जो माउथ है उसके खुलने और बंद करने में एक तरफ क्लोरोप्लास्ट है, दूसरी तरफ सब्सिडरी सेल है। जो सब्सिडरी सेल अपनी शाख के अंदर क्या लेकर आते हैं, तब्दीलियां लाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा के जो गाढ़ खलिए ये क्लोज और ओपन और क्लोज हो गए, खुलेंगे और बंद होंगे। फिर स्टोमेटल जो दहन है यानी जो माउथ है, गार्ड खलिए और अतराफ के सब्सिडरी खलिए एक साथ स्टोमेटल एपैरेटस क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपैरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, स्टोमेटल एपैरेटस। तो उसका माउथ यानी गार्ड स्टोमेटा का दहन, फिर गार्ड खलिए, स्टोमेटल दहन यानी ये जो माउथ है, साथ ही साथ गार्ड खलिए और अतराफ के सब्सिडरी, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टोमेटल अपर्चर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि अगर हम स्टोमेटल एपरेटस की अगर बात करें, तो स्टोमेटा बैन साख्ती गार्ड खलिए, स्टोमेटा बैन साख्ती गार्ड खलिए, और स्टोमेटा डंबल डम्बेल की शक्ल। तो यहाँ पर देखिए स्टोमेटा की जो डम्बेल शेप की शक्ल है वो यहाँ बताई गई है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है। इन एपिडर्मल सेल के दरमियान में कौन सा सेल है, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी खलिए। फिर इनके अंदर कौन है, क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा और ग़िज़ा बनाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कंट्रोल करने वाले कौन है, गार्ड सेल है, गार्ड खलिए है। इन सब को मिलाकर यहाँ पर क्या बन रहा है, स्टोमेटल अपर्चर। तो इसका क्लोज होना यानी बंद होना और खुलना ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है सरियान। किसके लिए जिम्मेदार है, ट्रांसपीरेशन, पानी के इखराज। आसान अल्फाज में कह रहा हूं मैं, पानी के इखराज, पानी के बाहर जाना। क्योंकि जब सूरज के अंदर सॉरी सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो दरख्त अपनी ग़िज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जिस्म से पानी, क्योंकि दर्जे हरारत को मेंटेन करना होता है, तो उस दर्जे हरारत को मेंटेन करने के लिए उस वक्त वो क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं, वाटर को जिस्म से खारिज करते हैं। उस अमल को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो उनके जिस्म से जो पानी बाहर जाता है वो पानी जाता है इन स्टोमेटा के जरिए बाहर जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई बात है नहीं समझ में आ रही है? ठीक। नाउ एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर कि
ठीक है, इस तरह के टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे स्टोमेटल ओपनिंग के ना। हो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एपिडर्मल खलिए के अंदर कुछ और बातें समझने की है। उसमें एक बात जो समझने की वो ये है कि एपिडर्मल खलिए जो होते हैं उस पर बहुत सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर रूट हेयर आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा हुआ है, रूट हेयर यककलवी और लंबे होते हैं और जमीन से क्या करते हैं, ये गैर नामियाती मुरक्कबात और पानी के इंतजाम में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको याद होगा हमने रूट हेयर को पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि जो रूट जड़ों की 3 शाखें हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? जड़ों के अंदर हमने 3 शाखें, रूट कैप, रूट इलोंगेशन रीजन, और फिर हमने पढ़ा था कि जो रूट का एपिडर्मल ऊपर वाला रीजन होता है, उस एपिडर्मल सेल से वहां से क्या निकलती है, रूट हेयर्स निकलती है। तो उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रूट हेयर या खलबी होते हैं, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ वो कैसे होते हैं, लंबे। सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या कलबी होते हैं। वो काम क्या करते हैं, तो ये काम हम वहां पर भी पढ़ चुके हैं कि जो जड़ होती है, जड़ों का या जड़ के साथ जितने भी उनके आज़ा जुड़े हुए हैं, सारों का काम यही रहेगा कि वो जमीन से पानी जज्ब करेंगे, जमीन से गैर नामियाती अज्जा जज्ब करेंगे और दरख्त को देंगे, प्लांट को देंगे, उस पौधे को मुहैया करवाएंगे। तनों के एपिडर्मल्स पर जो बाल होते हैं उनको कहा जाता है ट्राइकोम्स। क्या कहा जाता है इनको, ट्राइकोम्स। याद आ रहा है, हमने अपेंडेजेस की बात किए थे, उन अपेंडेजेस को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ट्राइकोम्स। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ट्राइकोम्स क्या है, ट्राइकोम्स नॉर्मली, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रूट हेयर होती है, वो रूट हेयर को हम यहाँ पर, वो जो बाल होते हैं उन बाल को क्या कहा जाता है, ट्राइकोम्स कहा जाता है। ट्राइकोम्स अक्सर कसीर कलबी होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बातें हो गई। एक उन्होंने लिखा है कि रूट हेयर या कलबी होते हैं, रूट हेयर उन्होंने क्या कहा, या कलबी होते हैं। फिर यहाँ उन्होंने कहा कि तनों की एपिडर्मस पर ये जो बाल है उनको क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स। अब वो कह रहे हैं कि ट्राइकोम्स में अक्सर कैसे होते हैं, कसीर कलबी होते हैं। अब इस बात को याद रखिए कि वो क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम्स में अक्सर, एक तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो बाल होते हैं वो यककलबी हो रहे हैं, दूसरी बात कि अक्सर क्या हो जाते हैं, कसीर कलबी हो जाते हैं। ये शाखदार हो जाते हैं या गैर शाखी भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं या सख्त भी हो सकते हैं। और ये कभी कभी रसीले यानी सिक्रीशन करने का भी काम क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। यानी उनके अंदर से आपको रस भी मिलेगा, यानी वाटर सिक्रीशन भी देखने को मिलेगा। ट्राइकोम्स ट्रांसपिरेशन से होने वाले पानी के नुकसान को रोकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी ऊपर क्या करेंगे, मुहैया करेंगे, पहुंचाएंगे। ठीक है ना। दूसरा जो बाफ्ती निजाम है उसको कहा जाता है ग्राउंड बाफ्ती निजाम, या उसको हम कह रहे थे बुनियादी बाफ्ती निजाम। नाउ एपिडर्मस और वेस्कुलर बंडल, हमने कहा एपिडर्मिल और वेस्कुलर बंडल, इसके अलावा जो तीसरा निजाम होता है उसको कहा जाता है ग्राउंड बाफ्त। ये जो होती है ये सादा बाफ्त है। ये क्या है, सादा बाफ्त, या जिसको हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा, इनके ऊपर ये मुश्तमिल है। इब्तिदाई जो दौर होता है प्लांट के डेवलपमेंट में, तो उस इब्तिदाई दौर में जो तने हैं, जो इब्तिदाई तने होते हैं, इन इब्तिदाई तने में मौजूद कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पित्त और मेड्यूलरी रेस और पैरेन्काइमा कलियों के बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि इब्तिदाई तने में मौजूद जितने भी है, वो कॉर्टेक्स रीजन हो या वो पेरीसाइकल रीजन हो या वो पित्त हो या वो मेड्यूलरी रेस हो, ये सब के सब कौन बनाते हैं, ये सब बनाते हैं पैरेन्काइमा, यानी जो सिंपल टिश्यू है। पत्तियों में, अगर पत्तियों की बात करें, जैसा हमने तने की बात की, वैसे ही अगर पत्तियों में बात करें तो पत्तियों में जो ग्राउंड बाफ्त होती है वो पतली दीवारों वाली खलिए, जिनमें क्या मौजूद होगा, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिनको कहा जाता है मीजोफिल।
उनको क्या कहा जाता है, मीजोफिल खलिए या उनको मीजोफिल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्राउंड टिश्यू के समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, सेलेरेनकाइमा सेल, ये पीछे वाले। फिर यहाँ पर कौन है, फ्लोएम है। फिर यहाँ पर कौन है, जाइलम है। यहाँ पर ये सेलेरेनकाइमा थे, ये बीच में फ्लोएम है, जाइलम है। अब इनको जो अरेंज करने वाले हैं, अरेंज करने वाले कौन है यहाँ पर, ग्राउंड टिश्यूज। मतलब जिस तरह से हमारे पास एक फर्श है, एक ग्राउंड है, उस तरह का यहाँ पर मामला है कि ये ग्राउंड टिश्यूज है। इन ग्राउंड टिश्यूज के अंदर इस तरह का ये पूरा अरेंजमेंट है। तो डाइकोट स्टेम के अंदर और मोनोकोट स्टेम के अंदर ये बात हो रही है। अगर लीफ की बात करेंगे तो ये अरेंजमेंट हमको कुछ और दिखाई देंगे। चूंकि हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो हम स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं कि किस तरह का इनका अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आई? ना वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम या वाई निजाम, या ऐसा निजाम जो वेसल्स का काम करेगा, गजा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो द वेस्कुलर सिस्टम या वाई बाफ्ती निजाम। ना वाई बाफ्ती जो निजाम होता है या वो वाई निजाम जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स बाफ्त जिसको हम कहते हैं फ्लोएम और जाइलम, इसके ऊपर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है। तो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स बाफ्तों के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें फ्लोएम और जाइलम शामिल है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर मौजूद है, जैसे एडियल, कंजॉइंट और कंजॉइंट। देखिए यहाँ पर कौन है, कंजॉइंट बंद खलिए और कंजॉइंट खुले। अब ये सिस्टम क्या है हम उस पर आगे डिस्कस करते हैं। ना दो वर्गी पौधों में फ्लोएम और जाइलम के दरमियान कैम्बियम मौजूद होता है। हमने पढ़ा अभी कि कैम्बियम टिश्यूज जो होते हैं ये टिश्यूज भी परमानेंट टिश्यू के टाइप में आते हैं। फिर कैम्बियम की मौजूदगी की वजह से क्या होते हैं, आगे चलकर ऐसे वेस्कुलर बंडल्स सानवी, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। लिहाजा ये ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। यकबर्गी वेस्कुलर जो बंडल्स हैं उनमें कैम्बियम मौजूद नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के रखिए कि यकबर्गी यानी मोनोकोटिलिडॉन के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उन वेस्कुलर बंडल में कौन एब्सेंट होता है, वहां पर एब्सेंट होता है कैम्बियम, यानी कैम्बियम वहां मौजूद नहीं होता। लिहाजा जो सानवी, जाइलम और फ्लोएम है वो क्या होता है, नहीं बनाते हैं और इनको कहा जाता है बंद वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनमें क्या है, जाइलम फ्लोएम है और जाइलम फ्लोएम के साथ क्या है, कैम्बियम है। लेकिन जो क्लोज है उसके अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम है लेकिन उसके अंदर कैम्बियम नहीं है, इसलिए वो ओपन नहीं बनाते हुए क्या बनाते हैं, बंद वेस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम और जाइलम मुतबादला या अल्टरनेट तौर पर पाए जाते हैं, एक के बाद एक के बाद, और इनकी तरतीब मुख्तलिफ शुआई या रेडियल के साथ होती है। यानी इनका जो अरेंजमेंट होगा वो मुख्तलिफ किस्म का होगा, शुआई अंदाज में होगा या रेडियल अंदाज में इनका अरेंजमेंट होता है। नाउ कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं। अगर कॉन्जॉइंट, यहाँ पर देखिए हमने दो टिश्यू की बात की, एक है ये कॉन्जॉइंट और ये दूसरा है, तो इसमें कहा कि कॉन्जॉइंट बंद और कॉन्जॉइंट खुले। कॉन्जॉइंट बंद और कॉन्जॉइंट खुले का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट ओपन। तो जो कॉन्जॉइंट ओपन है उसमें कैम्बियम होता है, जो कॉन्जॉइंट क्लोज है, बंद है, उसमें कैम्बियम नहीं होता है। तो उसी की बुनियाद पे हम यहाँ बात करें कि अगर कॉन्जॉइंट वेसिकल्स की अगर बात करें तो कॉन्जॉइंट वेसिकल जो बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे, एक ही खत के ऊपर होते हैं। इस तरह के वाई बंडल्स वेस्कुलर बंडल तनों और जड़ों में पाए जाते हैं। इनमें जाइलम चारों तरफ फ्लोएम से क्या होता है, घिरा होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्जॉइंट ओपन की बात करें तो यहाँ जाइलम है, यहाँ कैम्बियम है और इनके चारों तरफ कौन मौजूद है, फ्लोएम।
इसी तरह से कॉन्जॉइंट बंद की अगर बात करें तो जाइला में कैम्बियम अपसेट है बट फ्लोएम है, और ये फ्लोएम उसके चारों तरफ अतराफ में क्या है, मौजूद है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट जिसको याद रखना है वो ये है कि हमारे पास जो वेस्क्यूलर सिस्टम है जिसको बनाने वाले कौन है, फ्लोएम और जाइलम है। तो फ्लोएम और जाइलम मिलके क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन का अमल होने वाला है। जाइलम पानी ले जाकर देने वाला है हर जगह को, फ्लोएम ग़िज़ा पहुंचाने वाला है जो फोटोसिंथेसिस की वजह से बनेगा। अब ये किस तरह से किस अंदाज में करेगा, तो ये रेडियल, रेडियल का मतलब क्या हो रहा है, जैसा हम कहते हैं कि ये एक सूरज है, इस सूरज से ये एक रेडिएशन, ये एक रेडिएशन, ये रेडिएशन, रेडिएशन, इस तरह से। तो चारों सिमतों में तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह का ये अरेंजमेंट है। तो इसके चारों तरफ से कौन घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ फ्लोएम है और दरमियान में कौन है, जाइलम है। इस तरह से इनका पूरा क्या है, अरेंजमेंट मौजूद होता है। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हमने ना 3 मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम की बात की। कौन कौन से निज़ाम की, तो हमने कहा कि टिश्यू सिस्टम होते हैं जिसमें से एक होता है जिसको हमने क्या कहा था, एपिडर्मल बाफ्ती निज़ाम, दूसरा हमने कहा था ग्राउंड, और तीसरा हमने कहा था वाई बाफ्ती निज़ाम। जिस तरह से हम एपिथेलियम की बात करते थे, एपिथेलियम टिश्यू इंसानों के अंदर, फिर हम बात करते थे कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फिर इसी तरह से हम बात करते थे अंदर जिस्म के, और अंदर मस्कुलर टिश्यू जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और फिर हम बात करते थे न्यूरल टिश्यू। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर भी जब प्लांट की साख्त की हम बात करें तो हम भी साख्तों को इसी तरह से बाफ्तों में तकसीम करें कि किस तरह से उनके अंदर पानी जा रहा है, ग़िज़ा नीचे आ रही है। तो वैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन जिस तरह से है वैसा उनके पास सर्कुलेशन है। फिर हिफाजती जो दीवार है हमारे जिस्म में एपिथेलियम से है, उनके बाद एपिडर्मस से है, फिर दरमियान के जो टिश्यूज है उनके इनके पास उनको क्या कहा जा रहा है, ग्राउंड या बुनियादी बाफ्ती निज़ाम। तो बेसिक कंसेप्ट है, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझने की कोशिश ये करना है कि कौन सा टिश्यू कहां पर मौजूद है और उस टिश्यू की मौजूदगी क्यों है, क्योंकि उसको वहां पर कोई काम अंजाम देना है। वो काम क्या है, इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा समझते चले गए तो इंशाल्लाह बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नाउ अब हम बात करें दो वर्गी और यकवर्गी यानी डाइकोटिलीडॉन और मोनिकोटिलीडॉन प्लांट की एनाटॉमी की बात करें कि इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से मौजूद हो सकता है। तो आप यहाँ पर 2 डायग्राम देख रहे होंगे। आमतौर पे इस तरह की साख्त हम अक्सर हमारे घरों में जब कोई बीज वगैरह हम छोड़ देते हैं तो अक्सर हमारे घरों के बाहर इस तरह के छोटे छोटी कूपल निकले हुए प्लांट मौजूद होते हैं। या अभी बारिश के दिन रहेंगे तो बारिश के दिनों में आप अक्सर इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो अब जब बारिश होगी और आपको ये इस तरह के कुछ प्लांट्स वगैरह अगर दिखे तो सिर्फ आप उनको देखकर गुजर मत जाना, बल्कि उनको थोड़ा सा निकाल के उनके ऊपर गौर करना कि इनके अंदर कौन कौन सी साख्तें मौजूद है। ठीक है ना, जड़ें, तनों और पत्तियों में बाफ्ती तरतीब बेहतर तौर पर अगर समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके पुख्ता खलियों का ट्रांसवर्स सेक्शन, कौन सा वाला, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी उनको कट करना पड़ेगा और कट करके उनका एक हिस्सा होगा जिसको वो क्या कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। एक कटा हुआ हिस्सा लेना पड़ेगा और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको बहुत सारी साख्तें देखने को मिलेगी। जैसा यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डाइकोटिलीडोनस रूट्स, 2 वर्गी जड़ें। तो 2 वर्गी पौधों के अंदर जो जड़ें होती है वो किस तरह की होती है उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर जो स्टडी की गई वो स्टडी किसकी की गई, सूरजमुखी की जड़ की। किसके जरिए की गई है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसकी जड़ की यहाँ पर बात की गई, उसका ट्रांसफर सेक्शन दिया गया और उसके अंदरूनी बाफ्ती निजाम को क्या किया गया, स्टडी किया गया कि किस तरह का अरेंजमेंट उनके अंदर होता है। तो सबसे पहले जो बाहरी परत है
उसको कहा जाता है इपिब्लेमा। कौन है? इपिब्लेमा। ये बहुत सारे इपिब्लेमा खलिए लंबे होकर यह फलवी जड़ के बाल बनाते हैं। हमने जो अभी उसकी बात किए थे कि वहां पर क्या होते हैं, एपिडर्मल खलिए, हमने वहां पर बात की कि वहां से वे क्या होते हैं, रूट निकलती है। उसी तरह से यहाँ पर क्या करें, जो सबसे बाहर की परत होती है, जो परत बनती है, उसको कहते हैं एपिबिलेमा। और एपिबिलेमा के खलिए आगे चल के क्या होंगे, लंबे होंगे। ये खलिए क्या करेंगे, यक खलवी जड़ के बाल बनाएंगे। हमने अभी और पहले देखा कि वो यक खलवी होते हैं और अक्सर कसीर खलवी भी होते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा खलियों की कई परतों का बना हुआ होता है। यानी जो तना होगा, उस तने के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स रीजन, जहां पर पैरेन्काइमा के वो बना हुआ होगा और उसकी भी बहुत सारी परतें होंगी, जिनमें बैनुल खलिया यानी इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो बैनुल खलिया फिजाएं होती है का मतलब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। जो हमने कल भी कहा था कि दो खलियों के बीच में, और पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टी यही है, पैरेन्काइमा के खलियों की खुसूसियत ये है कि उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी जो परत होती है वो एंडोडर्मिस की होती है। किसकी बनी होती है? एंडोडर्मिस, जो सिर्फ एक परत की होती है। और उसमें कितनी परतें होती है? एक तरफ, जिनके खलिए बैरल नुमा होते हैं। इसके खलियों की रेडियल और टेंजेंशियल दीवारों पर मुंह जैसे मादे सुबेरीन, कौन सा मादा होता है, सुबेरीन के फीते नुमा डिपोजिशन। फीते नुमा डिपोजिशन मतलब धागों की तरह दिखने वाले जो मादे होते हैं, उनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट करना, है ना। हम बोलते हैं ना कि पैसे डिपॉजिट करो, पैसे डिपॉजिट करो मतलब जमा करो। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन होता है। यानी सेबेरीन, सोबेरीन इनकी वॉल के अंदर क्या होते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहा जाता है इसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इसके बाद पैरेन्काइमा खलियों की कई परतें होती है, जिसको पेरिसाइकल, क्या कहते हैं इसको, पेरिसाइकल। तो यहाँ पर बहुत आसानी से समझना है कि जब हम रूट के एनाटॉमी की बात कर रहे हैं और स्पेशली डाइकोटिलीडॉन प्लांट में बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या क्या किस तरह का अरेंजमेंट होता है उसको हमको समझना है। तो हमने पहले कहा कि एपिडर्मल बाहर की परत है, फिर हमने कहा कि कॉर्टेक्स खलियों की कई परतों का बना हुआ होता है, फिर हमने कहा कि उनके बीच में जो पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा खलिए है जिससे कॉर्टेक्स बना हुआ है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। फिर हमने कहा कि कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी जो दीवार होती है वहां पर भी क्या होते हैं, एंडोडर्मिस लेयर होती है, एंडोडर्मिस की वो बनी होती है। फिर हमने कहा कि उस खलियों के अंदर क्या होता है, तो उस खलियों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, रेडियल और टेंजेंशियल दीवारें। टेंजेंशियल मतलब थोड़ी सी हिलने डुलने वाली दीवारें होती है, और उस पर क्या मौजूद होता है, उसके ऊपर मौजूद होता है मोम जैसा मादा। उस मोम जैसे मादे को क्या कहा जाता है, सुबेरीन। इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे ये इसको और स्टडी करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो सुबेरीन है, इसके डिपोजिशन से क्या बनती है, यहाँ पर बनती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बनती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और दूसरा हमने कहा कि पैरेन्काइमा खलिए, तो उन पैरेन्काइमा खलियों की, यानी पहले भी बात हुई देखिए पैरेन्काइमा खलियों की, अब दोबारा बात हो रही है, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि पैरेन्काइमा खलियों की जो परतें होती है उनको कहा जाता है पेरीसाइकल। क्या कहा जाता है इनको, पेरीसाइकल कहते हैं। फिर इनका जो डिटेल स्ट्रक्चर है, हम इसको आगे और देखने वाले किस तरह से अरेंजमेंट होता है। दूसरा, अगर इनकी सानवी नमू की बात की जाए, ये बात हो गई थी प्राइमरी नमू के दौरान दिखने वाले स्ट्रक्चर की। सानवी नमू की अगर बात किया जाए, तो सानवी नमू में हमको क्या देखने को मिलता है, जड़ों में, सानवी नमू के दरमियान हमको बगली जड़ों और वेस्कुलर बंडल्स की क्या देखने को मिलती है, शुरुआत इन्हीं खलियों में होती है। यानी ये जो पेरीसाइकल है, यानी जो पैरेन्काइमा खली है, वहां पर यानी रूट की बात हो रही है, जड़ों की बात हो रही है, तो जड़ों के अंदर भी हमने देखा था कि वहां बगली जड़ें निकलती है आजू बाजू से, तो वहां पर बगली जड़ें, और उसके अंदर कौन है, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब अगेन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या करेगा, पानी ऊपर लेकर जाएगा, जाइलम क्या करेगा,
सॉरी जाइलम पानी ऊपर लेके जाएगा, फ्लोएम न्यूट्रिएंट लाके देगा, गिजा लाके देगा। तो ये जो बनने की शुरुआत है वो वहां पर हो रही है। तो सानवी नमू जब होती है, उस सानवी नमू में क्या होता है, बगली जड़ों का और वेस्कुलर बंडल्स बनने की क्या हो जाती है, वहां पर शुरुआत होती है। यहाँ पर जो पित्त है वो बहुत कम या बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद जो पैरेन्काइमा खली है उनको कहा जाता है कंजंक्टिव बाफ्ट। क्या कहा जाता है इनको, कंजंक्टिव। क्या कहा जाता है इनको, कंजंक्टिव बाफ्ट, यानी उनको जोड़ने वाला, उनको जॉइंट करने वाला। ठीक है, अक्सर 2 या 4 जाइलम फ्लोएम के खित्ते होते हैं, यानी 2 या 4 जाइलम हो गए और फ्लोएम हो गया, और उनके क्या हो गए, अलग अलग खित्ते होंगे, उनके अलग अलग जगह होगी। बाद में जाइलम और फ्लोएम के दरमियान बाफ्ट में क्या मौजूद हो जाता है, कैम्बियम एक दायरे की शक्ल में क्या होता है, नमूदार होता है। जैसा जैसा डेवलपमेंट, जैसा जैसे नमो आगे बढ़ेंगे, उस नमो के दौरान में बाद में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में एक और बाफ्ट, एक और टिश्यू उभरेगा, और वो कौन होगा, कैम्बियम। इसीलिए हमने वहां पर हमने अभी पढ़ा कि कैम्बियम अगर मौजूद है और कैम्बियम अगर गैर मौजूद है तो वहां पर हमने कंजंक्टिव ओपन, कंजंक्टिव बंद, कंजंक्टिव खुला, कंजंक्टिव बंद, ये निजाम हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। तो एक जगह कैम्बियम मौजूद होगी, दूसरी जगह कैम्बियम क्या होगी, एब्सेंट होगी। वो तमाम बाप मसलन पेरीसाइकल, वेस्क्युलर बंडल्स और पित्त जो एंडोडर्मिस के अंदर, देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती है, स्टीले। क्या कहलाते हैं, स्टीली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टीली कहलाते हैं। अब इस साफ्ट को देखिए, आप इस साफ्ट को देखेंगे तो अब शायद आपको कंसेप्ट और क्लियर समझ में आएगा। अगर आमतौर पे अगर आप इस डायग्राम को शायद आप देखते तो आप डर जाते कि यार ये है क्या, ये दिख क्या रहा है, इसको तो समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, रूट हेयर। रूट हेयर कहां से बनती है, तो हमने कहा कि कहां से बनती है, एपिडर्मिस। याद आ रहा है, एपिडर्मिस से कौन बनती है, रूट हेयर। फिर इस एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर कॉर्टेक्स होते हैं। ये जो कॉर्टेक्स बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा। किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू से, सिंपल परमानेंट खलियों से ये बना हुआ है। तो अब बात बहुत अच्छे से, ये डायग्राम आपके सामने क्लियर हो रहेगी। अब बात अभी तक जितनी हमने पढ़ी थी उनमें की सारे कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो रहे होंगे इस डायग्राम को देख के। हमने पढ़ा रूट हेयर, उसको कहां से बनता है, एपिडर्मिस, उसके पीछे कौन होती है, कॉर्टेक्स यानी पैरेन्काइमा। तो जब आप जड़ को कट करेंगे और जड़ को कट करके अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारी साख्त आपको दिखेंगी। तो उनमें सबसे पहले बाहर जो दिख रही है वो रूट हेयर, फिर उसके अंदर है एपिडर्मिस, और उसके बाद है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद है एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर है यहाँ पर, एंडोडर्मिस। फिर इस एंडोडर्मिस के दरमियान में देखिए यहाँ पर कौन है, पेरीसाइकल यानी इंटरनल जो सेल है। फिर प्रोटोजाइलम, अभी हमने जो पढ़ा था प्रोटोजाइलम, फिर हमने पढ़ा था मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जो बाहर हो गए वो हो गए प्रोटोजाइलम, जो अंदर होंगे वो हो गए मेटाजाइलम। फिर यहाँ पर क्या होगा, पित्त होगा, यानी इनके दरमियान में डिपोजिशन होगा, और इसी तरह से इनके साथ कौन होगा, फ्लोएम। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट पूरा टिश्यू बनता है, और ये डाइकोटिलीडॉन स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से ये पूरी साख हमको दिखाई देती है, जिसके अंदर अलग अलग खलिए, अलग अलग खलियों के ग्रुप या टिश्यू यहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो डिफरेंट साख्ते बनाते हैं, अलग अलग साख्ते बनाते हैं जड़ों के अंदर। तो अगर आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कॉर्टेक्स, एक डायग्राम बनाइए घर पे। डायग्राम बनाने के बाद रूट हेयर के मामले में जो बात आपको समझ में आ रही है कि ये क्या होता है, यह कलवी होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। एपिडर्मिस के मामले में जो बातें हमने पूरी पढ़ी उसको यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में लिख के रखिए। कॉर्टेक्स क्या होता है, कौन सा टाइप का सेल होता है, इंडोडर्मिस क्या होती है, तो ये सारी बातें हमने इस पैराग्राफ में अच्छे से समझिए। तो उनको क्या करिए, इस डायग्राम को बनाइए और डायग्राम के सामने लिखते चले जाइए। प्रोटोजाइलम जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे लिखिए, मेटाजाइलम कल के लेक्चर में जो पढ़ा था वहां लिखिए। फिर ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट है जड़ में कौन सा होता है, एंडार्क, स्टेम में कौन सा होता है, एक्सार्क,
है ना। हमने इस तरह से भी पढ़ा हुआ है कि अरेंजमेंट की बुनियाद पे इनके, आप तो यहाँ पर लिखिए कि अरेंजमेंट कौन सा है। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारी बातें आपके पास सिर्फ एक डायग्राम की शक्ल में मौजूद होगी। जब आप इसको रिवीजन करेंगे, जब आप इसको दोबारा इयादा करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत आसान रहेगा। ठीक है। नाउ बच्चों, हम एक तो 5:30 बजे मैंने आना था, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था तैयारी वगैरह में, तो मैं नमाज के लिए भी, नमाज तो मैंने वहीं घर के करीब अदा कर दी, हालांकि मेरे को इंस्टीट्यूट के पास आके अदा करना थी, तो इसलिए मैं और पहुंचने में क्या हो गया, लेट हो गया। तो अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे को दूसरी क्लास पर जाना है। तो हम ये करेंगे कि आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो असर की नमाज के बाद रहेगा, क्योंकि असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज के दरमियान तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का फासला है। तो हम क्या करेंगे, आज असर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज के बाद 1 घंटा या आधा घंटा, इस तरह से हम क्या करेंगे, हर दिन 4-5 घंटों का शेड्यूल बनाएंगे और अलग अलग वक्तों में उसको फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे। एक साथ अगर 4 घंटे देने जाएंगे तो क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा अगर देंगे तो आपको भी स्टडी करने में मजा आएगा और मेरे लिए वो टाइम एडजस्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है? ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद फिर हमारी मुलाकात होती है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।